ड्राइव वोटर वेरिफिकेशन की चल रही है, लेकिन उसे लेकर सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, मैं पहले मैं बहुत जल्दी अगर इन बयानों पर भी एक रिएक्शन ले लूं जो कि मुसलमान नेताओं के आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक ड्राइव शुरू की गई है, पूरे देश में होगी। नेताओं के बयान क्या आ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इस देश में मुसलमानों को अब टीका लगाना होगा, तभी पता चलेगा वो भारतीय हैं। बयान कैसे आ रहे हैं? ओवैसी साहब के विधायक कह रहे हैं कि टोपी, मस्जिद, मीनार देखते ही इन्हें सिर्फ घुसपैठिए नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता है। ये सरकार यही करती है। आपका रिएक्शन इस पर सर? देखिए, मुसलमानों को भड़काने का प्रयास लंबे समय से ये तथाकथित सेकुलर दल करते रहे हैं और मुसलमानों को भड़काकर, ध्रुवीकरण कर, उनके वोट को हासिल कर वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। वो SIR के मुद्दे पर भी इसी तरह की राजनीति करने पर आमादा है। मोहम्मद फैज जो है आप ही के पैनल में बैठे हुए हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, ये भी टोपी लगाते हैं। मोहम्मद फैज को आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनको घुसपैठिया कह दे। यहां तक कि स्वयं फारूक अब्दुल्ला को किसी ने, जो उनसे हम लोग बहुत तमाम मुद्दों पर असहमत होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक फारूक अब्दुल्ला को घुसपैठिया कहा क्या? असदुद्दीन ओवैसी से हमको बहुत आपत्तियां हैं, बहुत सारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी असदुद्दीन ओवैसी को घुसपैठिया कहा क्या? इस पैनल में साजिद रशीदी जी बैठे हैं, हम कई बार एक दूसरे से जो है भिड़ते हैं तर्कों पर, लेकिन हम साजिद रशीदी जी को घुसपैठिया कह सकते हैं क्या? लेकिन जो घुसपैठिया है उसको घुसपैठिया कहने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर किसी से, अगर उसकी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, किसी पर घुसपैठिया होने की आशंका है और उस घुसपैठिए के पास दस्तावेज नहीं है और घुसपैठिया सिद्ध होता है, उस घुसपैठियों को निर्वासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो किसी मजहब विशेष का है, क्यों किसी विशेष विचारधारा का जो है वोटर है? ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया है, वह संविधान भारत के नागरिकों को ही नागरिक अधिकार देता है ना। उस संविधान ने किसी का मजहब पूछ के उसके मजहब के आधार पर नागरिकता देने की कोई व्यवस्था दी नहीं है। हाँ। उसको मतदाता होने का अधिकार घुसपैठिया होने का, रोहिंग्या कोई है। इस दुनिया में दर्जनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन उन रोहिंग्या को कोई शरण क्यों नहीं देता, अपनी नागरिकता क्यों नहीं प्रदान करता? अमीर देश है सऊदी अरेबिया, हाँ। रोहिंग्या को पालने की उसके पास आर्थिक क्षमता है। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं दे रहा है उनको कि नागरिकता प्रदान कर दे, UAE नागरिकता प्रदान कर दे, इजिप्ट नागरिकता प्रदान कर दे, क्यों नहीं कर देता? भारत में उनको नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए? किस आधार पर मिलनी चाहिए? सही बात है। उनको मतदाता क्यों बनना चाहिए? अब जो बात, उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ। अब प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ नाम लिए, मैं स्टूडियो में जरा एक बार इस डिबेट को ओपन करती हूँ, उसके बाद मैं रशीदी साहब के पास जा रही हूँ, राशिद शरीफ साहब को आप देख सकते हैं, उनके पास जाऊंगी, शादाब शम्स साहब के पास जाऊंगी, लेकिन मैं पहले स्टूडियो में आ रही हूँ। फैज खान साहब यहाँ खड़े हुए हैं और जवाद साहब खड़े हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई आपको कभी घुसपैठिया कहता है कि नहीं? कोई नहीं कहता है। जवाद साहब, आपको कोई घुसपैठिया कहता है? मुझे नहीं लगता कोई कहता होगा। तो ऐसे में अगर ये एक पूरी ड्राइव, नेताओं के बयान, राजनीति ऐसी हो गई है कि खोज ही लेते हैं कि उसमें भी हिंदू मुसलमान कैसे बनाए, कि ये मुसलमान है तो तुम घुसपैठियों के नाम पर निकाल दिए जाओगे। ये वाली राजनीति अब वोटर लिस्ट में भी आ गई है। जवाद साहब, क्या जरूरत है इसकी? चारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय सब। जय हिंद सर। देखिए, मैं तो इसको SIR को आज भी कह रहा हूँ, और जो पूरे अब कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है करेंगे, ये बैकडोर से NRC करी जा रही है। आप क्रोनोलॉजी को पहले समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने इन्हीं लोगों से वोट ले लिया, आप सत्ता पर भी काबिज हो गए, लेकिन अचानक से चुनाव आयोग को याद आ रहा है, और कितने कम समय में याद आ रहा है कि भाई साहब कितने 50 से 60 लाख लोग सिर्फ बिहार में होंगे। और ये कौन लोग होंगे? ये होंगे दलित, ये होंगे OBC, ये होंगे माइनॉरिटी समुदाय के लोग। क्योंकि आसाम के अंदर जब आपने NRC करी
और महिलाएं होंगी, चौथा महिलाएं। जब आसाम के अंदर आपने एनआरसी करी, उस एनआरसी को आप उठा के देखेंगे, पता नहीं डेटा अब रह गया है या उड़ गया है, जैसी हमने अफवाहें सुनी थी या सही बात है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग निकले थे? सबसे ज्यादा महिलाएं निकली थी। और कौन लोग थे? हिंदू समाज के लोग थे। और कौन लोग थे? जो ओबीसी थे, एससी एसटी और आदिवासी समुदाय के लोग थे। ये डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का डेटा कह रहा है। ये बैकडोर की जो एनआरसी करी जा रही है, ये बैकडोर की एनआरसी है जी, ये बैकडोर की एनआरसी बिल्कुल है। NRC है। देखिए जवाद साहब मैं देखिए, मैं इस वोटर लिस्ट को लेकर कई बार डिबेट कर चुकी हूं। आज मैं स्पेसिफिकली उन बयानों पर डिबेट कर रही हूं जो मुझे लगता है कि दो धर्म के लोगों के बीच आग लगाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब उन्हें वोटर लिस्ट की पहली बार नहीं हो रहा है जब धर्मों के बीच आग लगाने की एक कोशिश है। लेकिन अब अगर वोटर लिस्ट अपडेट होगी तो उसमें भी धर्मों के बीच आग लगाने की एक कोशिश कर लीजिए। वो जरा बयान चलाइए अमिताभ स्क्रीन पर, जिनको लेकर मैं ये बात कह रही हूं। क्योंकि जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमान को तिलक लगाना पड़ेगा, तो आप क्या सहमत है इससे फैज साहब? वो ये कह रहे हैं कि अब तो मुसलमान को तिलक लगाना पड़ेगा इस देश में तय करने के लिए, बताने के लिए कि वो भारतीय है। ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जैसे इस देश में हर मुसलमान को घुसपैठिया ही बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया अस्सलाम वालेकुम। सारे मुसलमानों को सलाम कर रहा हूँ। भारत देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस में बैठकर, राजधानी में बैठकर देश के तमाम मुसलमानों को मैं सलाम कर रहा हूँ। टोपी पहनकर कर रहा हूँ, दाढ़ी रखकर कर रहा हूँ, एक बड़ी एंकर सुचरिता जी के सामने कर रहा हूँ। और कोई मुझे नहीं रोक रहा है मेरे कुरान शरीफ की आयत पढ़ने से, मेरे टोपी रखने से, मेरे दाढ़ी रखने से कोई मना नहीं कर रहा है। तो ये फारूक अब्दुल्ला अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को भड़काने की राजनीति, वर्गलाने की राजनीति बंद करें कि तिलक लगाना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप अपने हिसाब से सलातो सलाम भी पढ़ सकते हैं। और मैंने वीडियो देखा, आप राम जी का भजन भी गा रहे हैं। इसकी स्वतंत्रता भारत आपको देता है। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा टोपी, सबसे ज्यादा दाढ़ी और सबसे ज्यादा सजदा पूरी दुनिया के किसी मुल्क पर होता है तो वो सरजमीन हिंदुस्तान में होता है। ये जो फारूक अब्दुल्ला और तथाकथित मुसलमान नेताओं का बयान आ रहा है ना, ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और कैसा प्रेरित है मैं बताऊं कि मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तिलक लगाना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जाते जाते कह कर गया था इस देश को तोड़ने के लिए कि मुसलमानों, तुम जो यहां रह गए होगा तो तुम्हारे ऊपर हिंदू भरोसा नहीं करेगा, तुम हिंदुस्तान में रहोगे। ये जिन्ना की ही विचारधारा को बार बार आगे बढ़ाते हैं कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। जबकि जिन्ना ने इतना बुरा किया भारत के साथ, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे देखो, भारत का विभाजन देखो, उसके बाद भी देखिए भारत जैसे ही स्वतंत्र होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब विश्व आधी रात को सो रहा होगा और भारत स्वतंत्रता की सांस ले रहा होगा तो लाल किले की प्राचीर पर बैठकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। मुसलमानों पर भरोसा नहीं है।